बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जो कि रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताता चलूं कि कोई भी चीज हमने उसको हमेशा कॉमन सेंस की बुनियाद पर देखना होता है, या फिर आप ये कह लें कि हम उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के वो हमने फॉलो करने होते हैं। तो अब एक बात बड़ी सिंपल सी है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक केस के ऊपर हमेशा एक ही दफा फैसला होगा, या फिर किसी एक केस को कोई एक ही कोर्ट सुन सकती है। ये नहीं होगा कि आप हमेशा उसको चेंज कर सकें, या फिर उसके अंदर कोई और इस तरह की सिचुएशन पैदा हो कि जहां पर इस चीज को फॉलो ना किया जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये दो कॉन्सेप्ट्स हमें मिलते हैं। रेस जुडिकाटा, जिसका मतलब हो जाएगा मींस अ मैटर डिसाइडेड और एडजज्ड। ठीक है, रेस जुडिकाटा का मतलब ये है कि जहां पर कोई भी केस डिसाइड हो चुका है, उसका एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फैसला कर दिया है, दोबारा उस केस को ना सुना जा सकता है, ना एजिटेट किया जा सकता है, ना ही कोई और कोर्ट उसके ऊपर अपना डिसीजन या फैसला सुना सकती है। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर एक केस का फैसला आ गया तो उसके खिलाफ अपील या रिवीजन या जो भी लॉ ने रेमेडी प्रोवाइड की है वो आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन दोबारा से वो केस रीओपन नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से रेस सब जुडिस का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब है अंडर अ जज और मैटर अंडर कंसिडरेशन। अब इसमें जुडिकाटा में और सब जुडिस में सिर्फ ये फर्क है कि जुडिकाटा में फैसला हो चुका होता है, जबकि सब जुडिस में फैसला अभी नहीं हुआ बल्कि वो केस चल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की लॉजिक अगर हम देखें तो वो बनेगी टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन, यानी कि जो बार बार मुकदमेबाजी है उसको खत्म करना है। ठीक है, अगर तो ये प्रोविजन लॉ में मौजूद ना हो तो एक आदमी जो कि एग्रीव्ड है, जिसको अपनी मर्जी का फैसला अदालत से नहीं मिल सका, वो तो बार बार फिर अदालत में आता रहेगा। ठीक है, और ये चीज बिल्कुल भी आप ये कह लें कि इंसाफ के मुताबिक नहीं होगी। तो इस वजह से चाहे सबजुडिस के मुताबिक वो केस अभी चल रहा है तो भी उसी तरह का केस दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता पाकिस्तान में कहीं भी, और अगर एक केस का फैसला हो गया तो भी वो केस दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता। ओके जी, अब हम डायरेक्टली इसकी प्रोविजंस पर आ जाते हैं। कहते हैं नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। ये रेस सब जुडिस हम अभी पढ़ रहे हैं। स्टार्ट होता है नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट, कि कोई भी कोर्ट किसी भी केस के ट्रायल को प्रोसीड नहीं करेगी in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit। अब ये बेसिकली जो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने ये कंडीशंस है रेस सब जुडिस की। इसी तरीके से हम कंडीशंस देखेंगे रेस जुडी काटा की। तो पहली कंडीशन क्या होगी रेस सब जुडिस को पूरा करने के लिए? in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit, यानी कि जो सूट पहले से फाइल हो चुका हुआ है उसके अंदर भी मैटर वही है डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली, और जो बाद में कोई पार्टी सूट फाइल कर रही है उसके अंदर भी वो मैटर वही है। यानी कि वही इशू आपने पहले रेस किया और वही इशू अब दोबारा आप रेस कर रहे हैं। जैसा कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ए, ठीक है, उसके हवाले से दो लोगों के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। एक बंदा कहता है कि मैं इसका मालिक हूँ, दूसरा कहता है जी कि मैं इसका मालिक हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, ये मैटर जो है वो इन इशू है। अब यही मैटर आपने पहले केस में रेस किया, यही मैटर आपने अगले केस में रेस किया, तो फिर जो दूसरा वाला केस है वो डेफिनेटली स्टे हो जाएगा। ठीक है, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस। ये पहली कंडीशन। बिटवीन द सेम पार्टीज, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि वो पार्टीज भी वही होनी चाहिए। पहले भी वही दोनों लोग थे, अब दोबारा से वही दोनों लोग हैं जो कि उस मुकदमे को लड़ रहे हैं, या फिर वो एक दूसरे को एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, और बिटवीन द पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम
claim litigating under the same title, ठीक है। अब वो पार्टीज भी हो सकती हैं या फिर उन पार्टीज के बजाय कोई और उनकी जगह पर आकर उसी टाइटल को क्लेम कर रहा होगा। जैसा कि एक आदमी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसके लीगल एयर्स आएंगे और उसके बिहाफ पर उस प्रॉपर्टी को या उस राइट को वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइटल का यहाँ पर मतलब टाइटल का केस का टाइटल नहीं है, बल्कि टाइटल का मतलब हम यहाँ पर क्या लेंगे कि उसी कैपेसिटी के अंदर, ठीक है। जैसे पर्सन ए है, वो एक प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है, एक राइट को क्लेम कर रहा है, उसके बाद उसकी डेथ होती है तो फिर उसका जो लीगल एयर होगा वो उसकी जगह पर आकर क्लेम करेगा, ठीक है। तो वहां पर भी वो ये कहते हैं कि उसके ऊपर भी रेस सब जुडिस अप्लाई होगा। यानी ये नहीं है कि लेट से कि बाप जो है वो केस हार गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, अब वही राइट उसका बेटा क्लेम कर रहा है, या फिर वो केस चल रहा था और उसकी डेथ हो गई, ठीक है, वही राइट अब बेटा क्लेम कर रहा है, तो बेटा आकर एक और सूट फाइल कर देगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टाइटल वही है जो कि उसका बाप क्लेम करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट इन पाकिस्तान, ये भी इसकी कंडीशन है कि पाकिस्तान में कहीं पर भी अगर वो केस चल रहा है तो दूसरा केस फाइल नहीं हो सकता। ये नहीं है कि आप हैं जी कि पंजाब में चल रहा है तो मैं जाके बलूचिस्तान में वो फाइल कर दूं, या सिंध में चल रहा है तो मैं आके केपीके में फाइल कर देता हूँ, इस्लामाबाद में फाइल कर देता हूँ। नो, पाकिस्तान की किसी भी अदालत ने जिसके पास ज्यूरिस्डिक्शन थी, ठीक है, ये भी एक कंडीशन है इसकी कि उस कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन होनी चाहिए टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम, ठीक है। यानी कि जिस कोर्ट के अंदर पहले केस चल रहा है उस कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन है, लॉ ने उस कोर्ट को ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो उस केस के अंदर फैसला भी कर सकती है और रिलीफ भी ग्रांट कर सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर पहले जिस कोर्ट के अंदर आपने केस फाइल किया हुआ है उसके पास ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है तो रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होगा। मिसाल के तौर पर पंजाब की हम बात कर लेते हैं कि पंजाब के अंदर जो सिविल जज क्लास 3 है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन कितनी है, वो 1 मिलियन या 10 लाख रुपए है। मिसाल के तौर पर पार्टीज केस लड़ रही हैं और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 लाख बनती है। 25 लाख का मतलब क्या हुआ कि वो 10 लाख या सिविल जज क्लास 3 की ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर फॉल करती है। अब क्या हुआ, किसी भी वजह से उस तरह का केस उसका फैसला कर दिया सिविल जज क्लास 3 ने, या फिर वो केस चल रहा है सिविल जज क्लास 3 के पास, तो इसका मतलब हुआ कि उसके पास ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, वो पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन लैक कर रही है कोर्ट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि दूसरी पार्टी फिर ऐसी कोर्ट में केस फाइल करती है कि जिसके पास ज्यूरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होगा। उसके अप्लाई ना होने की वजह यह है कि पहले जहां पे केस चल रहा था उस कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन मौजूद नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि कंडीशन क्या होगी सब जुडिस की कि किसी को पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट में वो केस पहले से दायर शुदा है, ठीक है, और उस कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन भी है कि वो रिलीफ ग्रांट कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो रिलीफ ग्रांट कर सकती है तो वही कोर्ट रिलीफ ग्रांट फिर करेगी। उस कोर्ट की मौजूदगी में, उस केस की मौजूदगी में पाकिस्तान पूरे में किसी दूसरी अदालत में जाकर हम केस दायर नहीं कर सकते, वो फिर स्टे हो जाएगा अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस, ठीक है। और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कोई भी कोर्ट जो कि पाकिस्तान में मौजूद है या फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई कोर्ट किसी जगह पर बना रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसी वजह से यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन में वो ये बता रहा है कि पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट does not preclude the courts in Pakistan from trying a suit founded on the same cause of action। अब मिसाल के तौर पर जो दोनों पार्टीज है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, एक पार्टी पाकिस्तान की है, एक पार्टी पाकिस्तान से बाहर की है। अब पाकिस्तान वाली पार्टी वो पाकिस्तान में केस चला रही है और दूसरी पार्टी वो हो सकता है कि अपने मुल्क में केस चला रही हो। तो इस तरह की सिचुएशन में दोनों केसेस चल सकते हैं, उस पर सब जुडिस अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले हमने देख लिया कि उसने पाकिस्तान की बात की थी, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान की दो अदालतों में एक वक्त में एक ही तरह का केस बिटवीन द सेम पार्टीज
और सेम मैटर के हवाले से वो नहीं चल सकता। ठीक है, तो सिंपल सी बात हमने यहाँ पर ये करनी है। हाँ, अगर ये हो कि वही केस पाकिस्तान में चल रहा है और वही केस, उसी तरह का केस पाकिस्तान से बाहर चल रहा है, तो पाकिस्तानी कोर्ट अपना फैसला देगी, बाहर वाली कोर्ट अपना फैसला देगी, उसमें ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। ओके जी, इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं रेस जूडिकाटा पे। जूडिकाटा के अंदर क्या था, सेम वही कंडीशंस है, सारा कुछ वही है, बस आपने ये याद रखना है जूडिकाटा में सेक्शन 11 में उस केस का फैसला हो चुका होता है, जबकि सब जुडिस में क्या था, वो अभी पेंडिंग है, वो केस अभी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं चल रहा है। तो इसी तरीके से कहता है नो कोर्ट शेल ट्राई सूट और इशू in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit। ठीक हो गया, पहली लाइन को हम क्लियर कर लेते हैं कि कोई भी कोर्ट कोई भी सूट ट्राई नहीं करेगी, यानी ट्रायल भी नहीं करेगी, और इशू और किसी इशू को भी नहीं सुनेगी। ये भी हो सकता है कि देखिए एक केस के अंदर मुख्तलिफ इशू होते हैं, उसमें 4-5 इश्यूज हो सकते हैं, 4-5 मैटर्स इन कंट्रोवर्सी हो सकते हैं, 4-5 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिसके ऊपर वो पार्टीज आपस में केस लड़ रही हैं। अब रेस जुडिकाटा ये कहता है कि अगर तो पूरा का पूरा केस कोई बंदा दोबारा फाइल कर लेता है, लेट्स से कि ए और बी के दरमियान एक केस हुआ, बी क्या किया, वो जीत गया केस, ठीक है, अब ए केस हारा हुआ है, ये भी हो सकता है कि वो पूरा का पूरा केस दोबारा कहीं पे दायर करने की कोशिश करे, या फिर ये हो सकता है वो कोई इशू दायर करने की कोशिश करे, यानी कि 3-4-5 चीजें उसमें थी, 2-3 उसने छोड़ दी और 1-2 के हवाले से वो दोबारा केस फाइल करना चाहता है, तो ये भी परमिटेड नहीं है, ये भी प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 11 सीपीसी। ठीक है, अब वो ये सारी चीज आ गई जो हमने पहले लैंग्वेज पढ़ी थी, इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। देखिए सारी वही चीजें हैं, सेम वही लैंग्वेज है कि क्या क्या कंडीशन है कि मैटर जो है डायरेक्टली और सब्सटेंशियली वही हो, इसके अलावा जो पार्टीज हैं वो सेम हो, या फिर उन पार्टीज के अंडर कोई लिटिगेट कर रहा है, केस लड़ रहा है, तो उसका टाइटल सेम हो, यानी उसी कैपेसिटी के अंदर वो केस लड़ रहा हो। ठीक है, इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सबसीक्वेंट सूट। ठीक हो गया, इसी तरीके से यहाँ पर भी यही लिखा गया है कि जिस कोर्ट के अंदर आपने सूट फाइल किया है बाद में, ठीक है, उस कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन हो कि वो उस केस को सुन सके। ठीक हो गया, और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड, या फिर आपने पूरा केस नहीं किया बल्कि वो इशू जो है वो सब्सिक्वेंटली बाद में आपने रेज किया, एंड हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। ठीक है, और इसके अलावा वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है लैंग्वेज का, कि पहले ये था कि वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, जबकि यहाँ पर क्या हैज बीन हर्ड, यानी कि वो केस इन सारी कंडीशंस को लेकर सुना जा चुका है, एंड फाइनली डिसाइडेड, और उसके ऊपर कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। ठीक है, तो अब इस लैंग्वेज को देखिए, नो कोर्ट शेल ट्राई, तो अगर ये सारा कुछ हो जाए तो कोई भी कोर्ट उस सूट को, उस केस का ट्रायल नहीं करेगी। ठीक है, तो अगेन फर्क क्या आ गया कि यहाँ पर वो केस खत्म हो चुका है, ए और बी के दरमियान केस हुआ, एक बंदा जीता दूसरा बंदा हारा, और उसके बाद क्या हुआ, उन दोनों में से कोई भी उस केस को रीओपन नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ अपील कर सकता है, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन उसी कोर्ट में, यानी कि पहले भी आप सिविल कोर्ट में गए, दोबारा फिर आप सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो ये इसके अंदर बात होगी। ओके जी, उसके बाद इसकी 6 एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं सेक्शन 11 की, इनको भी हम देख लेते हैं, इसके अंदर भी हमें काफी कुछ मिलेगा कि ये चीजें कैसे ऑपरेट करती हैं। Explanation 1 है the expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior there। अब कहता है कि जो फॉर्मर सूट की बात हो रही थी, फॉर्मर सूट का मतलब वो सूट होगा जिसका डिसीजन पहले होगा। ठीक है, और दूसरा जो सूट होगा, ठीक है, उसको हम फॉर्मर सूट नहीं कहेंगे, चाहे वो उससे पहले फाइल हुआ हो। मिसाल के तौर पर एक बंदा,
ठीक है, उसने वो सूट फाइल कर दिया लेट्स से जून 2019 में, ठीक है। दूसरा बंदा गया, उसने वो सूट फाइल कर दिया जी जुलाई 2019 में, ठीक है। अब जो सूट बाद में फाइल हुआ जुलाई 2019, उसका फैसला लेट्स से कि पहले आ जाए, ठीक है। अब क्या होगा कि जो पहले सूट हमने फाइल किया था जून 2019 वाला, उसका फैसला बाद में आता है, ठीक हो गया। अब यहां पर वो कहता है कि फॉर्मर सूट हम किसको कहेंगे, जुलाई वाले को कहेंगे, क्यों, क्योंकि उसका फैसला पहले आया, बेशक वो फाइल बाद में किया गया लेकिन फैसला उसका पहले आया, तो उसको हम फॉर्मर सूट कहेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मिसाल देने का मकसद ये है कि बाजुकात ऐसा हो जाता है कि एक ही केस दो दो तीन तीन जगह पर फाइल किया होता है और कोर्ट को पता नहीं चलता। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया, हो सकता है कि एक बंदे ने लाहौर में सूट फाइल किया हो, उसी तरह का सूट दूसरे बंदे ने रावलपिंडी में फाइल कर दिया है, वो अपना केस वहां पे चला रहा है, दूसरी पार्टी अपना केस वहां पे चला रही है, ठीक है। तो बहरहाल जो भी सिचुएशन हो, फॉर्मर सूट हम उसको कहेंगे कि जिसका फैसला पहले आया होगा, ठीक है। और पहले वाला फैसला अगर आ जाता है तो दूसरा सूट अगर कोई चल रहा है तो वो वहीं पर सारी प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी। और हाँ, अगर पार्टीज के नॉलेज में है कि भाई एक केस पहले चल चुका है तो फिर दूसरा केस नहीं चल सकता। बाजुकात ऐसा भी होता है कि वही पार्टी थोड़ी सी शक्ल चेंज करके दोबारा सूट फाइल करने की कोशिश करती है, तो जो अदर पार्टी है वो कोर्ट के अंदर आ जाती है, वो कहती है कि जनाब ये तो पहले से फैसला हो चुका है, तो इस वजह से रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा और ये जो सूट है इसको डिसमिस किया जाएगा बार्ड बाय लॉ होने की वजह से, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर डिस्कशन होगी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 में कहते हैं, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट शेल बी डिटरमिन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजंस एज टू अ राइट ऑफ अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो कोर्ट की कॉम्पिटेंस है उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि भाई अपील कहाँ पे लाए करेगी या अपील लाए करती भी है या नहीं करती, ठीक है। यानी हम ये कह रहे हैं कि जिन दो कोर्ट्स की बात हो रही है कि जहां पर आपने पहले सूट फाइल किया जिसका डिसीजन हो गया और जहां पर आप बाद में अपना मुकदमा लेकर आए हैं, उन दोनों के हवाले से हमने ये नहीं देखना कि उस कोर्ट में अपील कहाँ पे जाती है, इस कोर्ट में अपील कहाँ पे जाती है, अपील लाए करती है या नहीं करती, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि लेट्स से कि लैंड रेवेन्यू के हवाले से कुछ इशू क्रिएट होता है, ठीक है। अब लैंड रेवेन्यू के कोर्ट अलग से होती है, उसको हम रेवेन्यू कोर्ट्स कहते हैं। लेकिन लैंड रेवेन्यू की आप प्रोविजंस पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट की, तो उसके अंदर मौजूद है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि जहां पर वो केस आप सिविल कोर्ट के अंदर भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस उसके अंदर गिवन है। अब मिसाल के तौर पर एक केस है, वो लैंड रेवेन्यू कोर्ट के अंदर चला, वहां पर उसका जो भी फैसला आया, ठीक है। अब रेवेन्यू कोर्ट की अपील कहाँ पर जाती है, कमिश्नर के पास। सिविल कोर्ट के अंदर अगर वो मामला चला जाता है तो उसकी अपील कहाँ पे जाती है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों प्रोसीजर्स अलग अलग हैं, दोनों लॉज अलग अलग हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन एक ही रेज किया है, ठीक है। वहां पर भी वही क्वेश्चन, वहां पर भी वही क्वेश्चन, अपीलें भी मुख्तलिफ जगहों पर जा रही हैं, लेकिन लॉ ये कहता है कि जहां पर एक दफा वो फैसला हो गया, ठीक है, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। लेट्स से कि रेवेन्यू कोर्ट ने उस पॉइंट को डिटरमिन कर दिया, तो फिर सिविल कोर्ट जो है वो उस पॉइंट को डिटरमिन करते हुए इस चीज का ख्याल रखेगी कि अगर ये चीज हो गई है या ये इशू पहले डिसाइड हो गया है तो वहां पर आकर वो रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। बेशक ये दोनों कोर्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि हम इसमें देख रहे हैं कि पूरे केस की बात भी हो रही है और इशू की बात भी हो रही है, तो पॉसिबल है कि कोई एक इशू जो रेवेन्यू कोर्ट के अंदर डिसाइड हो गया ऑलरेडी, उसको दूसरी पार्टी सिविल कोर्ट में ले आती है किसी तरीके से, तो सिविल कोर्ट में आने के बाद रेस जुडिकाटा लाजमी तौर पर अप्लाई होगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन 3 है, द मैटर अबव रेफर्ड टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट हैव बीन अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड आइदर डिनाइड और एडमिटेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय द अदर। सिंपल सी बात है कि जब हम बात करेंगे कि मैटर सब्सटेंशियली ठीक हो गया या डायरेक्टली जिसकी हम बात कर रहे थे पहले से, तो उसके अंदर
एक पार्टी ने वो मैटर अलेज किया हो, वो राइट अलेज किया हो, वो चीज अलेज की हो, और दूसरी पार्टी ने या तो उसको डिनाई किया हो या फिर एडमिट किया हो, ठीक है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। ठीक है, अगर तो ऐसा नहीं होता, यानी कि दूसरी पार्टी ने ना एडमिट किया ना उसको डिनाई किया, एडमिट का मतलब होता है मान लेना, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, ठीक है, ना तो उन्होंने माना ना उस चीज का इनकार किया, यानी कि उस चीज को बिल्कुल ओपन छोड़ दिया, तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा कि हम ये नहीं कह सकते कि उस मैटर के ऊपर कोर्ट ने अपनी कोई फाइंडिंग दी हुई है या उस चीज के ऊपर कोई फैसला आया हुआ है। ठीक है, तो अगर उस चीज के ऊपर कोई फैसला नहीं आया हुआ तो उस इशू को बाद में किसी जगह पर रेज किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 3 हमें ये बता रही है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, वैसे भी पता होना चाहिए कि रेस जुडिकाटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में क्या फर्क है। तो एक्सप्लेनेशन 4 बेसिकली कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करती है। इसमें कहते हैं एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड। इसकी लैंग्वेज पर आप गौर करेंगे, माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड का मतलब कि कोई भी मैटर जो किया जा सकता था, यानी कि आपने नहीं किया, क्या किया जा सकता था, ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक, इन सच फॉर्मर सूट shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। तो मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसा ग्राउंड ऑफ डिफेंस या ग्राउंड ऑफ अटैक जो कि आप किसी पहले सूट के अंदर रेस कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, ठीक है, तो ये समझा जाएगा कि उस मैटर के ऊपर कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, या फिर आप ये कह लें कि वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था उस पिछले केस में। ठीक है, मिसाल के तौर पर ए बी के ऊपर एक सूट फाइल कर देता है, ठीक है, ए ये कहता है कि भाई बी ने मेरे से ये बेनिफिट ले लिया अंडर द एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए से इसने मेरे से सिग्नेचर करवा लिया था। ठीक हो गया। अब यहां पर आप ये कह लें कि ए का जो सूट है उसके अंदर उसका मेन अटैक क्या है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ठीक हो गया। ओके जी, अब क्या हुआ, उसने ये ग्राउंड रेस कर लिया और केस उसकी फेवर में नहीं आया बल्कि बी की फेवर में चला गया और उसका केस डिसमिस हो गया। अब ए क्या करता है कि दोबारा एक केस फाइल कर देता है, ठीक है, उसी एग्रीमेंट को लेके, और कहता है जी कि वो एग्रीमेंट मैंने बी के साथ अंडर कोवर्जन किया, ठीक है, या फिर इसने बी ने मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड कमिट किया, या फिर वो एग्रीमेंट ही इलीगल था। अब देखिए आपके पहले वाले केस के अंदर जो ग्राउंड ऑफ अटैक था वो क्या था, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस था। इस केस के अंदर वो अपना ग्राउंड ऑफ अटैक क्या ले रहा है, कोएर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इलीगैलिटी। अब आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले केस के अंदर उसने अपना जो ग्राउंड ऑफ अटैक है वो चेंज कर लिया। अब एक्सप्लेनेशन 4 ये कहती है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ये कहता है कि नहीं, अब जब इसने पहले वो केस फाइल किया था, जो जो ग्राउंड इसने लेना था उसी केस में इसको ले लेना चाहिए था उस मैटर से रिलेटेड। अगर इसने वहां पर कोई चीज मिस कर दी या कोई चीज उसने वहां पर एजिटेट नहीं की, उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं लाया, तो दोबारा से वो ये ग्राउंड एजिटेट नहीं कर सकता, दोबारा से वो ये ग्राउंड यूज नहीं कर सकता कोई सूट फाइल करके। इसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई हो। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये कि एक्चुअली तो रेस जुडिकाटा नहीं है, लेकिन एक चीज लाई जा सकती थी वो नहीं लाया, तो यही समझा जाएगा कि वो मैटर डिसाइड हो चुका है। इसी तरीके से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आप पहले अपने डिफेंस में या अटैक में ला सकते थे, वो डॉक्यूमेंट आप उस टाइम अटैक या डिफेंस पर नहीं लाए आपके पास होने के बावजूद, और दोबारा से या फिर केस फाइल करके वो डॉक्यूमेंट आप लाना चाहते हैं, तो ऐसा परमिसिबल नहीं होगा अंडर द एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 जो कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करती है। ठीक है, ओके जी। अब ये कहते हैं एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री shall for the purposes of this section be deemed to have been refused। कोई भी ऐसा रिलीफ जो कि आपने प्लेंट में क्लेम किया,
ठीक हो गया, और डिक्री के अंदर एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं किया गया तो वो समझा जाएगा कि वो रिफ्यूज कर दिया गया। इसकी बड़ी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक बंदा केस फाइल कर देता है रिकवरी ऑफ मनी का, ठीक है, इसके अलावा जो है वो डैमेजेस का, दो चीजें उसने मांग ली। कभी मैंने उस बंदे से पैसे भी लेने हैं अंडर दी एग्रीमेंट, और इसने जो मेरा नुकसान किया मेरा बिजनेस का, मुझे मेंटल एग्नी हुई दिस एंड दैट, उसके लिए ये डैमेजेस भी मुझे देने का पाबंद है। अब क्या हो जाता है जी कि कोर्ट क्या करती है कि उसको जो पहली चीज उसने मांगी है, ठीक है, वो कोर्ट ने उसको ग्रांट कर दी, लेकिन डैमेजेस कोर्ट ने ग्रांट नहीं किए। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि डैमेजेस कोर्ट ने रिफ्यूज कर दी है। अब दोबारा से वो अगर सूट फॉर डैमेजेस फाइल करता है उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो वहां पर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। दूसरी पार्टी आएगी और वो ये कह सकती है कि भाई इसने अपने पहले केस के अंदर डैमेजेस मांग लिए थे जो कि कोर्ट ने इसको ग्रांट नहीं किए, तो इस वजह से अब दोबारा डैमेजेस का सूट ये फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट में एक्सप्लेनेशन 6 हमारे पास मौजूद है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वेयर पर्सन लिटिगेट बोना फाइडी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट। जहां पर कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं कि पब्लिक राइट के लिए लड़ते हैं। ठीक है, कि लेट से कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, कोई ऐसी सड़क बनानी शुरू कर दी है जिसकी वजह से लोगों की जमीनें वहां पर मुतासिर हो रही हैं। ठीक है, या फिर कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है कि जहां पर कोई कुआं खुदा हुआ है और बहुत सारे लोग उससे पानी लेते हैं, या ट्यूबवेल है, बहुत सारे लोग उससे अपनी फसलों को पानी देते हैं, वो कोई भी इस तरह का नुकसान उन लोगों को हो जाता है। ठीक है, पब्लिक राइट इंफ्रिंज हो रहा है, कोई सड़क बंद हो रही है, कोई राइट ऑफ वे खत्म किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, कहता है व्हेन वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोना फाइडी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट और ऑफ अ प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स। बाजू का ऐसा होता है कि प्राइवेट राइट होता है लेकिन वो कॉमन होता है, जैसे कि 10 12 15 लोगों का एक राइट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और उनमें से कोई एक बंदा चला जाता है केस लेकर, लेट से कि एक गली का मसला है। क्या हुआ कि एक बंदे ने उसके अंदर 10 15 घर हैं उस गली में, और उनमें से एक मकीन ने क्या किया, उस गली के मकीन ने कि भाई आगे गली के दरवाजा लगा दिया या कोई दीवार बना दी जिसकी वजह से दूसरे लोगों को मसला हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि बाकी जो गली वाले हैं वो उनमें से कोई एक बंदा केस लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर प्रोविजन होती है ऑर्डर 1 रूल 8 के अंदर कि जहां पर इस तरह का कोई सिचुएशन होगी तो एक बंदा जो कोर्ट के अंदर जा रहा है वो दूसरे लोगों को नोटिस दे देगा। ठीक है, कि भाई ये हम सारों के मुश्तरका फायदे की बात है, क्लास एक्शन है, इसको हम क्लास एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, मुश्तरका फायदे की बात है, तो आप लोग मेरा साथ दें। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर वो सारे लोग प्लेंटिफ बने उस मुकदमे में या ना बने, इससे कता नजर होकर उनमें से एक बंदा चला गया, ठीक है, दूसरों को नोटिस था कि भाई ये बंदा जा रहा है और हम सारों का जो है वो इंटरेस्ट इस केस में कॉमन है। ठीक हो गया, अब आगे क्या होता है, ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन सच राइट शेल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग। अब उन 10 घरों में से एक घर वाला बंदा गया, बाकी 9 का भी राइट उसके पास होगा। समझा जाएगा कि वो जो 9 लोग हैं वो उसके अंडर लिटिगेट कर रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि लेट से कि कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी, उनका मुकदमा खारिज हो गया। अब ये नहीं होगा कि एक बंदे का मुकदमा खारिज हुआ है तो उसी तरह का राइट लेकर वो दूसरा बंदा उस गली में से या तीसरा बंदा या चौथा बंदा या पांचवा बंदा कल को चला जाएगा अदालत में कि भाई नहीं अदालत में तो वो गया था, मैं तो नहीं गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बात यह है कि कुछ जजमेंट्स होती हैं वो इन पर्सोनम होती हैं अंडर प्रोविजंस ऑफ यूएसओ, कुछ जजमेंट्स होती हैं वो जजमेंट इन रेम होती है। ठीक है, जजमेंट इन रेम का मतलब ये होता है विच इज ऑपरेटेबल अगेंस्ट पब्लिक एट लार्ज और अगेंस्ट अ नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है दैट वुड बी जजमेंट इन पर्सोनम, चाहे वो पब्लिक राइट है या फिर वो प्राइवेट राइट है, बहुत सारे लोगों के लिए उसको एजिटेट किया गया कोर्ट। ठीक है, तो इसी वजह से ये नहीं हो सकता कि एक ही गली के मकीन एक ही तरह का उनका राइट, ठीक है, उनमें से एक बंदा क्लेम करने चला गया, दूसरे बंदों के नॉलेज में था,
कोर्ट ने उसको डिनाई किया, तो कल को ये नहीं है कि बारी बारी सारे लोग कोर्ट के अंदर जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ें, समझने की कोशिश करें। तो मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।